अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी। अभी जो खबर आ रही है हाफिज़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की कि वो अचानक अगले मोर्चों पर पहुंच गए हैं और इस हवाले से एक सीनियर जर्नल की GHQ आमद भी हुई है, एक मुलाकात भी हुई है। आगे मंजरनामा क्या बनने जा रहा है अभी मैं तफसील के साथ ये सारी खबर आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू का बड़ा चर्चा है। मैं वो ज़रा इंटरव्यू आपके सामने रखूंगा और आपने उसका एक एक लफ्ज़ बड़े गौर से सुनना है। अच्छा, वो जो इंटरव्यू है एक बड़े मारूफ सहाफ़ी का है और वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी जाने और पहचाने जाते हैं। नाम है उनका जनाब हामिद मीर साहब। जियो न्यूज़ से उनका ताल्लुक़ है। सरकारी वज़ीरों के बड़े चहेते हैं और इसके अलावा आप अंदाज़ा लगाइए कि सरकारी अवार्ड याफ्ता भी हैं और इतनी मतलब वो कह सकते हैं कि अहम पोजीशन वाला बंदा इंडिया के अंदर जाकर जब वो इंटरव्यू देता है तो वो इंटरव्यू किस बारे में देता है? ये जो सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान के हवाले से अल शिफा हॉस्पिटल का जो फैसला आया था और उसमें अल शिफा नहीं लेके गए और वो पिम्स लेके गए और कैसे हुकूमत ने सारा धोखा दिया और कैसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को धज्जियों में उड़ाया और कैसे जनाब ये सारा कुछ हुआ। यानी एक किस्म का आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस तरीके से जैक गोल्डस्मिथ इसराइल और बरतानिया के अंदर इमरान खान का मुकदमा लड़ रहे हैं और अब हामिद मीर साहब इंडिया के अंदर इंडियन टेलीविजन चैनल पर बैठकर पाकिस्तान की शिकायतें लगा रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जब नूरेन नियाजी साहिबा ने इंटरव्यू दिया था और पाकिस्तान की शिकायतों के अंबार लगा दिए थे। सबसे पहले तो हामिद मीर साहब का ये इंटरव्यू देखिए और एक एक लफ्ज़ अगेन वंस अगेन मेरा आपसे ये दरखास्त होगी, जरा गौर से आपने सुनना है और कमेंट बॉक्स पर आपने जरूर बताना है कि आपकी इस इंटरव्यू के हवाले से क्या राय है। हमारे साथ पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर इस वक्त जुड़ रहे हैं। हामिद मीर साहब, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। इस वक्त इमरान खान को लेकर आपके पास जो भी जानकारी है कि उन्हें तो शिफा अस्पताल ले जाना था लेकिन उन्हें PIMS क्यों पहुंचा दिया गया और 2 घंटे बाद ही वो जेल कैसे चले गए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत क्लियर ऑर्डर दिया था कि इमरान खान साहब को पटियाला जेल से शिफा हॉस्पिटल भेजा जाए और ये भी कहा गया था कि वहां पर एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए और उस मेडिकल बोर्ड में इमरान खान साहब के जो पर्सनल डॉक्टर हैं फैसल सुल्तान साहब, उनको भी शामिल किया जाए। तो कल रात को 12 बजे के करीब इमरान खान साहब को पटियाला जेल रावलपिंडी से बजाय के इस्लामाबाद के शिफा हॉस्पिटल में लाया जाता तो उनको पिम्स में ले गए, जिसको कहते हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। और जो डॉक्टर फैसल सुल्तान है उनको कहा गया कि आप पहुंचे शिफा हॉस्पिटल। तो वो बेचारे शिफा हॉस्पिटल में इमरान खान का इंतजार करते रहे। इमरान खान को लेके जी वो पिम्स में, और पिम्स में जो डॉक्टर्स थे वो ऐसे डॉक्टर्स थे जिन्होंने पहले कभी इमरान खान को एग्जामिन नहीं किया था। उनको ये तक नहीं था पता कि इमरान खान साहब को हमने कौन सी मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब की थी, कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करने के लिए कहा था। उन्होंने उनकी फाइल भी नहीं पड़ी हुई थी। तो वहां पर इमरान खान की बहन थी डॉक्टर उस्मा खान साहिबा, कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक ये लाजिम था कि उनकी किसी बहन से भी उनकी मुलाकात करवाई जाए। तो वो भी वहां पर पहुंच गई। तो उनको फिर इमरान खान साहब जो है उन्होंने अपनी बहन को बताया कि देखो, इन डॉक्टरों को तो कुछ पता ही नहीं है कि मैं कौन सी दवाइयां इस्तेमाल करता हूँ। ये मुझसे पूछ रहे हैं, डॉक्टर इमरान खान से पूछ रहे थे, खान साहब बताइए आप कौन सी दवा इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे दवाइयों के नाम याद नहीं है। तो जो पिछले डॉक्टर्स थे जिन्होंने मेरा एग्जामिन किया था, मुझे वो कहाँ पे है आप उनसे पूछें। तो अगर मुझे पता होता कि आपने मुझसे दवाइयों के नाम पूछने, मैं वो लिख के लिया था। फिर उन्होंने अपनी बहन को कहा, इमरान खान ने डॉक्टर उस्मा खान से कहा कि उस्मा, ये लोग इंसान नहीं है, दे आर नॉट ह्यूमंस। इन्होंने पिछले 10 महीने में मुझे किसी भी इंसान से मिलने, मुलाकात करने या बातचीत करने की इजाजत नहीं दी। और इसीलिए जो जेल के डॉक्टर्स हैं उन्होंने फोर्स किया है जेल एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये इमरान खान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, इसको जेल से बाहर किसी हॉस्पिटल में भेजो क्योंकि इसकी हालत खराब हो गई है, इसका ब्लड प्रेशर खराब है, एंजाइटी का शिकार है, इसकी आंख में प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली इमरान खान साहब जो है उनका आंख का प्रॉब्लम है और आंख का कोई वहां पे डॉक्टर जो है वो था ही नहीं। तो इसमें न सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है उसको वायलेट किया गया, इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल की बजाय पिम्स ले जाया गया और उनका जो डॉक्टर था डॉक्टर फैसल सुल्तान, उससे उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। तो दोस्तों, हामिद मीर साहब के इस इंटरव्यू को आपने यकीनन बड़े गौर से सुना होगा और आप जरा गौर कीजिएगा कि उनके मतलब जितने भी अल्फाज थे, उनका जो भी उन्होंने बीच में इंटरव्यू में बात की है वो वही बात है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सिलसिले में हम कह सकते हैं कि जो भी बयानियाँ बना रही वो आपके सामने हैं। तकरीबन कि इन्होंने यही बात की जो जैक गोल्डस्मिथ ने की है, जो कि पायनियर इसराइल का है, जो इनका साबिक साला है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हामिद मीर साहब इंडियन टेलीविजन चैनल पर बैठकर जब ये बात करते हैं तो वो ये बात क्यों करते हैं, जबकि आप ज़रा गौर कीजिएगा कि खुद उनकी अपनी बहन डॉक्टर उज़्मा इस बारे में बता चुके हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह इमरान खान तो बड़े तवाना है, इमरान खान तो बड़े सेहतमंद हैं। और इस वक्त उन्होंने यहाँ तक बता दें कि 180/20 उनका ब्लड प्रेशर है, यानी एक मोर देन आइडियल ब्लड प्रेशर है। एक सेहतमंद आदमी को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये रिलीफ अगर दिया जाता है तो सवाल इस बात पर उठता है ना कि भाई इतने बीमार कैदी मौजूद हैं। अव्वल तो कैदियों को रसाई नहीं है कि उन्हें इस तरह की कोई मेडिकेशन मिल सके, हॉस्पिटलाइजेशन मिल सके या वो इस तरह की सहूलत हासिल कर सकें। दूसरा, अगर आपने मिसाल देनी ही है, इमरान खान जी साबिक वजीर आज़म है, तो भाई वो सेहतमंद भी तो है ना। एक सेहतमंद है, जेल में चले हैं लेकिन सजा काट रहे हैं, लेकिन हैं तो तगड़े हट्टे कट्टे ना भाई, उनकी बहन बता रही है। और तो इस वक्त राइट नाउ हामिद मीर साहब के इस इंटरव्यू को पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन जिस लेवल पर डैमेजिंग अंदाज में हुई है, मेरे ख्याल से वो अब
ہمارے ادارے جانے اور ہماری حکومتیں جانے جن کے یہ چاہتے ہیں. تو بہرحال ہمارا تو یہ خبر تھی جو کہ سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی، آپ کے سامنے لانا مقصد تھا. دوسرا، اس وقت میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ رائٹ ناؤ عمران خان کو لے کر جو ایک اور نیریٹو چل رہا ہے سوشل میڈیا پر، وہ یہ ہے کہ ایک زندہ عمران خان سوٹ نہیں کر رہا پاکستان تحریک انصاف کو، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت عمران خان صاحب کی اس وقت موجودہ اسیری کی وجہ سے اپنی پولیٹکس کو آگے لے کر چل رہی ہے. اور یہ جو پچھلے کئی دنوں سے برانڈنگ ہو رہی تھی کہ عمران خان کو کبھی زہر دے کر، کبھی گولی سے اور کبھی تشدد سے مارنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب ماشاءاللہ جس طرح ہٹے کٹے ہیں، اب رستے سے تو نہیں ہٹ رہے. تو ایسے میں عمران خان کی اگر بہتر طبی سہولت کے حوالے سے اگر کوئی ایک اپرچونٹی آ ہی رہی ہے اور سپریم کورٹ اس پر کوئی ایکشن لے ہی رہی ہے، تو پھر ایسی بات انہوں نے کر دی ہے جس کے نتیجے میں سپریم کورٹ کو بھی ایک قسم کا دوسرے لفظوں میں شٹ اپ کال دے دی جائے، یا انہیں بتا دیا جائے کہ پلیز آپ ٹینشن نہ لیں، ہمارا قیدی جو ہے بڑا ہٹا کٹا تگڑا ہے، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، 180/20 اس کا بلڈ پریشر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ معزز جج صاحبان بھی تصور نہیں کر سکتے ایسے آئیڈیل وہ کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر کا. خیر، اب آ جاتے ہیں جناب عاصم منیر صاحب کو لے کر. عاصم منیر صاحب کے حوالے سے جو بڑی خبر آ رہی ہے وہ خبر یہ آ رہی ہے کہ جناب اب اگلے مورچوں پر وہ پہنچ چکے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگلے چند گھنٹوں میں آپ کو یہ خبر آنے والی ہے کہ وہ ان کا جہاز تہران میں لینڈ کر رہا ہے. یعنی موجودہ صورتحال میں ایک مرتبہ پھر حافظ عاصم منیر صاحب کا تہران میں جانا یہ بہت میننگ فل ہے، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب ہمارا ایک اسلامی اتحاد بھی تشکیل پا چکا ہے اور اس میں مزید ممالک بھی انٹر ہو رہے ہیں. بہرحال ابھی جو ان کے دفتر خارجہ ہے تہران کی جانب سے، ان کی جانب سے یہ بتایا گیا، یہ انفارمیشن دی گئی ہے کہ جناب عاصم منیر صاحب آ رہے ہیں اور ان کا تہران کا جو وزٹ ہے وہ غیر معمولی ہوگا. اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ جو پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب کا آپس میں جو ایک اتحاد ہوا ہے، یہ اتحاد جسے اسلامک نیٹو قرار دیا جا رہا ہے، اس میں بنگلہ دیش نے بھی اپنی شمولیت کی خواہش ظاہر کر دی ہے. اور آپ ذرا غور کیجئے گا کہ بنگلہ دیش اگر اس میں شامل ہوتا ہے تو ایک اور مسلم ملک کی شمولیت ہوگی. اور اس سے پہلے یہ بھی خبر آ رہی کہ مصر کی جانب سے بھی یہ خواہش کا اظہار کیا گیا کہ جناب ان کو اس اتحاد کے اندر جگہ دی جائے، یا وہ بھی اس اتحاد میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اچھا، اب اس سارے منظرنامے میں ایک بات اور امپورٹنٹ ہے کہ یہاں ایران کو خاص طور پر کنٹرول بھی کیا جائے گا، کیونکہ ایران امریکہ جنگ کی آڑ میں جتنا بھی ایران کا زور ہوتا ہے وہ پھر انہی خلیجی ممالک پر ہوتا ہے. اور اب چونکہ پاکستان ایک ایسے معاہدے میں بن چکا ہے تو کسی بھی ایسے مس ایڈوینچر جو کہ ایران کی جانب سے کیا جا سکتا ہے اس پر بھی ایران کو ایک مؤثر انداز میں وہ کہتے ہیں کہ بتایا جائے گا. آئندہ کا جو منظرنامہ بن رہا ہے اس میں الحمدللہ پاکستان کی پوزیشن مضبوط ہی ہے. پاکستان کو بیرونی نہیں، پاکستان کو اندرونی خطرات جو ہیں وہ بہرحال درپیش ہیں، اور ان اندرونی خطرات کو وہ کہتے ہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ نظام بہرحال بے بس دکھائی دیتا ہے.